हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में आपको बताया था। उसमें एशिया महाद्वीप की ग्रीष्म की दशाएं व शीत ऋतु की दशाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसी को आगे बढ़ाते हुए एशिया महाद्वीप में वायु दाब की दशाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। ग्रीष्म के आरंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए मध्य एशिया के उच्च दाब क्षेत्र धीरे धीरे निम्न दाब के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं। जून माह में जब एशिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग अत्यधिक तापमान के कारण भीषण गर्मी प्राप्त करता है, तो इस भाग में शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस समय एशिया के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जहां दाब लगभग 1015 हो जाता है। एशिया के आर्कटिक महासागर पर भी उच्च दाब स्थापित हो जाता है। हवा की दशाएं। ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे तापमान एवं भीषण गर्मी के कारण मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया के निम्न दाब वाले क्षेत्रों से हवाएं गर्म एवं हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। इनकी पूर्ति के लिए उच्च दाब वाले क्षेत्रों से हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय दो हवाएं महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है दक्षिणी एशिया से चलने वाली, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। यह हिंद महासागर की ओर से चलती है। दूसरी पूर्वी एशिया में चलने वाली हवा, जिसे दक्षिणी पूर्वी मानसून कहते हैं। चूँकि ये हवा मौसम के अनुसार चलती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी हवा कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून। इस ऋतु में चलने वाली हवाओं की दिशा जल से स्थल अथवा समुद्र से महाद्वीप की ओर होती है, अतः ये जल से भरी होती हैं। जब ये एशिया महाद्वीप में प्रवेश करती हैं तो वर्षा प्रारंभ कर देती हैं। एशिया की कुल वर्षा का 85% भाग इन्हीं मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। भारत के मेघालय में पर्वतीय भाग में स्थित मासिनराम सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जहां ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होने वाली वर्षा का औसत 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक है। दक्षिणी पूर्वी चीन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा भारत का पश्चिमी घाट, बंगाल एवं असम सामान्यतया 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। एशिया का यह भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा भी वर्षा प्राप्त करता है। ये चक्रवात तूफान के रूप में आते हैं
और घनघोर वर्षा करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का समुद्र तटीय भाग इन चक्रवातों से ग्रीष्म एवं पतझड़ ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर टाइफून चक्रवात की प्रधानता रहती है, जो संसार के शक्तिशाली चक्रवातों में से एक है। एशिया के मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियाँ इन हवाओं को रोक देती हैं, इसलिए एशिया का मध्य एवं दक्षिण पश्चिम भाग वर्षा से वंचित हो जाता है और यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है। शीत ऋतु की दशाएं। तापमान। एशिया में सामान्यतः शीत ऋतु अक्टूबर माह से प्रारंभ होती है। सितंबर माह के पश्चात सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। दिसंबर में भारत में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंब रूप से पड़ती हैं। इससे एशिया महाद्वीप का उत्तरी एवं मध्य भाग सूर्य की किरणों से लगभग वंचित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एशिया के ये भाग अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशिया की मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों के कारण समुद्री हवा इस भाग तक नहीं पहुंचने पाती। उत्तरी ध्रुव से चलने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाएं एशिया के इस उत्तरी एवं मध्य भाग को और भी अधिक ठंडा कर देती हैं, जिससे इन भागों में तापमान और भी गिर जाता है। जनवरी माह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा अनातोलिया पठार के उत्तरी भाग से लेकर ईरान में होती हुई हिमालय पर्वत श्रेणियों के सहारे गुजरती हुई चीन के मध्य भाग में होती हुई जापान के उत्तरी भाग तक चली जाती है। इस समय इस रेखा के उत्तर में स्थित एशिया का समस्त भूखंड बहुत ठंडा हो जाता है और तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है। साइबेरिया के उत्तरी भाग में -50 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा गुजरती है। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस समय तापमान अधिक होता है, क्योंकि वह भाग भूमध्य रेखा के निकट है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूह से होकर गुजरती है। पर्वतीय भागों पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है। मध्य साइबेरिया तथा तिब्बत के पठार का तापमान बहुत गिर जाता है और दून पठार के ऊंचे भागों पर बर्फ जम जाती है। वायुदाब। शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान गिरना प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया के निम्न दाब क्षेत्र धीरे धीरे उच्च दाब क्षेत्रों के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाते हैं। जनवरी माह में जब एशिया में अत्यधिक कठोर सर्दी पड़ती है, तो एशिया का मध्य भाग उच्च दाब क्षेत्र का केंद्र बन जाता है, जहाँ सबसे अधिक उच्च दाब लगभग 1036 मिलीबार पाया जाता है। इसकी समभार रेखा की बनावट अंडाकार होती है, जिसके बाहर के भाग में क्रमशः वायुदाब कम होता चला जाता है। इससे एशिया के इस मध्य भाग में प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी समय हिंद महासागर पर निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जहां वायुदाब लगभग 1012 मिलीबार होता है।
वायुदाब की दिशा है। शीत ऋतु में कठोर सर्दी एवं निम्न तापमान होने के कारण एशिया के मध्य भाग में मंगोलिया के पास गोबी के मरुस्थल के ऊपर ठंडी उच्च वायुदाब की हवाओं का समूह केंद्रित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस उच्च दाब केंद्र से समुद्री निम्न दाब केंद्र की ओर हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इन हवाओं की दिशाएं थल से जल की ओर अथवा महाद्वीप से स्थलखंड की ओर होती हैं। ये हवाएं स्थल से चलती हैं, इसलिए अत्यंत ठंडी होती हैं। इन हवाओं में नमी की कमी के कारण शुष्कता होती है। अत्यंत ठंडी एवं शुष्क होने के कारण हवाएं जहाँ भी प्रवेश करती हैं तापमान को गिरा देती हैं और उन भागों में बर्फ जम जाती है। मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों को ये हवाएं पार नहीं कर पाती, इसलिए भारत तथा पाकिस्तान में तापमान इतने नहीं गिर पाते जितने चीन में गिर जाते हैं। ये मानसूनी हवाएं दो दिशाओं से चलती हैं, जिन्हें उत्तरी पश्चिमी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से पुकारते हैं। वर्षा एवं शरतकालीन मानसून। शरतकालीन मानसूनी हवाएं ठंडी एवं शुष्क हो जाती हैं, अतः इन हवाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं होती है और यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग इस ऋतु में शुष्क रह जाता है। इस ऋतु में एशिया महाद्वीप में बहुत कम वर्षा होती है। शुष्क हवाएं समुद्र को पार करके कुछ नमी ग्रहण कर लेती हैं और जब पुनः स्थलमंडल में प्रवेश करती हैं तो समुद्र तटीय भागों पर वर्षा कर देती हैं। इस प्रकार दक्षिणी चीन तट, जापान तट, फिलीपाइन द्वीप समूह, श्रीलंका तथा भारत का दक्षिणी पूर्वी तट, चेन्नई तट में कुछ वर्षा हो जाती है, जिसका औसत लगभग 75 सेंटीमीटर होता है। कुछ वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया तथा जॉर्डन में भी शरतकालीन वर्षा हो जाती है, जिसका औसत लगभग 50 सेंटीमीटर होता है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। इसी ऋतु में उत्तर पश्चिमी साइबेरिया का कुछ भाग पछुआ हवा की पेटी में अत्यंत उत्पन्न चक्रवातों द्वारा बर्फ के रूप में वर्षा प्राप्त करता है। इन सभी उपयुक्त भागों के अलावा एशिया का समस्त स्थल भाग शुष्क व वर्षा से वंचित रह जाता है। आज इतना ही।